Hello everyone, so myself Anshul and welcome to my channel Miss Bottophilic, and in today's video I'll be telling you about the aquatic ecosystem. ओके तो जैसे कि हमारी इकोसिस्टम की एक कंटिन्यूस सीरीज चल रही है, आज की वीडियो में हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम को कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैंने जस्ट यहाँ पे एक बेसिक फ्लो चार्ट बनाया है जो कि हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम दो पार्ट पे डिवाइड करके पढ़ेंगे, मरीन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ओके, मरीन इकोसिस्टम के अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं? ओशियन, हॉट हाइड्रोथर्मल इवेंट्स, कोरल रीफ एंड एस्चुरीज। ओके, इन सब के बारे में जितनी भी बेनिफिशियल डिटेल होती है वो हम कवर करेंगे इन मरीन इकोसिस्टम। दूसरा कंडीशन आता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का, जिसके अंदर हम लोग पॉन्ड एंड लेक को पढ़ेंगे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज वेटलैंड। ओके, तो अगर आपका एग्जाम में एक्वेटिक इकोसिस्टम आता है ना, तो वहाँ पे आप मरीन और फ्रेश वाटर दोनों को एक्सप्लेन करोगे। मरीन इकोसिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हो और फ्रेश वाटर के अंदर हम ये दोनों चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हम इस वीडियो में आज प्रिपेयर करने वाले हैं जो कि है लेक और पॉन्ड इकोसिस्टम। तो बहुत बार आपसे इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द लेक एंड द पॉन्ड इकोसिस्टम। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उसमें जितना भी पोर्शन मैं आपको लेक एंड पॉन्ड के अंदर कवर कराऊंगी, उसके बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर आप कंपोनेंट्स के अंदर एक्सप्लेन करोगे। ओके, तो आज की वीडियो में इनडायरेक्टली हम दो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। पहला कि एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट जो लेक और पॉन्ड इकोसिस्टम होता है उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। ओके, मरीन इकोसिस्टम की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी कि ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होता है। ओके, सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट हम पढ़ने वाले हैं वो है ओशियन। ओशन बेसिकली लार्जेस्ट और एक डाइवर्स कंपोनेंट है मेरीन इकोसिस्टम का। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द शोर के अकॉर्डिंग हम ओशन को तीन पार्ट पे क्लासिफाई करते हैं। एक होता है लिटोरल, नेरेटिक एंड ओशनिक जोन। ओके, इसको आप ना लाइनर वर्ड से याद कर सकते हो। सो लाई मीन्स लिटोरल एंड यहाँ पे नेर वर्ड जो है NER वर्ड है, उससे आप नेरेटिक याद कर सकते हो। एंड ओशन के बारे में आप पढ़ रहे हो तो लास्ट वाला कंपोनेंट हमारा ओशनिक हो जाता है। ओके, सो डिस्टेंस फ्रॉम द शोर के अकॉर्डिंग ओशन को हम तीन पार्ट पे क्लासिफाई करते हैं, लिटोरल, नेरेटिक एंड ओशनिक। लिटोरल वो पार्ट होता है ओशन का जो कि लैंड और ओशन के बीच में लाई करता है। ओके, उसको हम कहते हैं लिटोरल पार्ट। शैलो वाटर जोन ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में हम आगे देखेंगे, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे दिखाऊंगी, उससे मैं आपको बताऊंगी कि भाई कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। ओके, तो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है इसके ऊपर जितना भी शैलो वाटर जोन होता है उसको हम कहते हैं नेरेटिक। ओके, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बिलो जितना भी डीप जोन होता है उसको हम कहते हैं ओशनिक जोन। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द शोर के अकॉर्डिंग हमारा जो मरीन इकोसिस्टम होता है वो तीन टाइप का होता है, लिटोरल, नेरेटिक एंड ओशनिक जोन। ओके, सेकंड जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं ओशन का वो होता है कि भाई ओशन के दो इंपॉर्टेंट जोन होते हैं, एक पेलाजिक जोन होता है और एक बेंथिक जोन होता है। कहीं भी वर्ड बेंथिक आएगा तो समझ जाना कि वो बॉटम के लिए रेफर होता है। ठीक है, ओशन का जो बॉटम होता है उसको हम कहते हैं बेंथिक जोन। अब ये जो पेलाजिक जोन होता है इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? जो ओपन ओशन होता है ना, ओपन वाला पार्ट होता है उसको हम पेलाजिक बोलते हैं, जो ओशन का बॉटम वाला पार्ट होता है उसको हम बेंथिक बोलते हैं। अब भाई ये इंपॉर्टेंट है, इन वर्ड्स को आप, इन जो पर्टिकुलर नेम है ना इनको याद कर लो क्योंकि ये ओपन ओशन के पार्ट होते हैं। आपका एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई ओशन जो होता है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करो या ओशन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप ओशन के अंदर एक्सप्लेन करोगे। ओके, अब एपीपेलाजिक, मीजोपेलाजिक, बेथीपेलाजिक, अबाइसोपेलाजिक और हेडलपेलाजिक, ये सारे हमारे जो होता है ये सब जोन्स होते हैं पेलाजिक जोन के अंदर। जो एपीपेलाजिक होता है वो बेसिकली 200 मीटर तक लाई करता है और यहाँ पे सनलाइट हमारी नॉर्मली प्रेजेंट रहती है। जो आपका मीजोपेलाजिक होता है 200 to 1000 लाई करता है। बेथीपेलाजिक जो होता है आपका 1000 से 4000 मीटर तक लाई करता है। अब आइसोपेलाजिक लाई करता है आपका 4000 to 6000 मीटर। और जो हेडल पेलाजिक होता है वो आपका डीपेस्ट जोन होता है, दैट इज प्रेजेंट एट और बिलो द 6000 मीटर। ओके, तो ये आपका सब जोन्स होते हैं अंडर पेलाजिक जोन। इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन हम ओशन का करते हैं लाइट के अकॉर्डिंग, लाइट किस तरह से पेनिट्रेट करती है। तो यूफोटिक, डिस्फोटिक, एफोटिक, कहीं पे भी वर्ड ए आता है तो उसका मतलब होता है नहीं है, यू मतलब आता है कि भाई ट्रू है वहां पर। तो ओशन का वो रीजन जहाँ पे लाइट दिखती है या आती है, पेनिट्रेट करती है, उसको हम कहते हैं 200 मीटर तक की रेंज होती है, इस रीजन को हम कहते हैं यूफोटिक। ओके,
जहाँ पे बहुत मध्यम सी लाइट होती है। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत ज़्यादा लाइट है, हम ये भी नहीं कह रहे कि लाइट है ही नहीं। तो एक इंटरमीडिएट जो जोन होता है ना, उसको हम कहते हैं डिस्फोटिक जोन। तो 200 to 1000 मीटर तक ये लाई करता है। एक होता है हमारा एफोटिक जोन। एफोटिक जोन आपका 1000 से 6000 मीटर तक का लाई करता है और इस जोन पे लाइट बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये था हमारा ओशन के बारे में। अब ओशन का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं, उससे पहले जस्ट आप इतना समझ लो कि अभी हम इसको लेबल करेंगे। ये जस्ट एक स्टार्टिंग डायग्राम है। ओशन में आपको कुछ ऐसे डीप क्रेटर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये ओशन का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको हमने छोटे लेवल पे दिखाया है। यहाँ पर जो आप ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इनको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। ये जो क्रेटर लाइक स्ट्रक्चर आप ओशन के बॉटम पे देखते हो ना, इनको हम कहते हैं ट्रेंच। ओके, इनको हम बोलते हैं ट्रेंच। अब हम ओशन को लेबल करते हुए यहाँ पे देखेंगे कि जो जो रीजन मैंने आपको बताया वो रीजन किस तरह से ओशन में लाई करते हैं। अब यहाँ पे मैंने जस्ट लेबलिंग करी है कि लेट सपोज ये 200 मीटर है, 1000 मीटर है, 2000 मीटर, 4000 मीटर और ये 6000 मीटर है। ठीक है, अब जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी है ना, उसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। चलो पहले लाइट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मैंने आपको बोला कि 200 मीटर तक का जो रीजन है ये मेरा यूफोटिक रीजन है। ठीक है, ये क्या है? यूफोटिक रीजन है, यानी कि जहाँ पे लाइट प्रॉपर आ रही है। इसके बाद से नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि 200 से लेके 1000 मीटर तक का जो रीजन है वो डिस्फोटिक रीजन है। इसके बाद से मैंने आपको बताया था कि 1000 के बियॉन्ड नीचे का जितना रीजन है ये सब एफोटिक रीजन है। एफोटिक कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पे लाइट आती ही नहीं है। ठीक है, इधर पे लाइट नहीं होगी। इसके बाद से मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे, एक था लिटोरल, एक था नेरेटिक और एक था ओशन। ठीक है, ये जो लैंड वाले एरिया के पास में जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं लिटोरल। ओके, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर जितना रीजन होता है ना, इसको हम कहते हैं नेरेटिक। और ये पूरा जो ओपन ओशन वाला पार्ट है ना हमारा, इसको हम कहते हैं, यानी कि डीप कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बियॉन्ड जितना भी रीजन है हमारा, क्या है? ये ओशनिक रीजन है। ओके, अब हमने एक क्लासिफिकेशन दिया था भाई कि जो एक पेलाजिक रीजन था और एक था हमारा बेंथिक रीजन। बेंथिक रीजन तो भाई ये जितना बॉटम वाला रीजन है ना, ये बेंथिक रीजन के अंदर आता है। अब पेलाजिक रीजन को मैंने डिवाइड किया था एपीपेलाजिक, मीजोपेलाजिक, बेथीपेलाजिक, अबाइसो एंड हेडलपेलाजिक के अंदर। 200 मीटर तक जितना रीजन है ये एपीपेलाजिक होता है। 200 to 1000 मीजोपेलाजिक, 1000 to 4000 हमारा बेथीपेलाजिक होता है, 4000 to 6000 इट्स अबाइसोपेलाजिक, और 6000 के नीचे या 6000 वाला जो रीजन होता है इसको हम हेडलपेलाजिक कहते हैं। ओके, तो ये डायग्राम इतना कुछ टफ नहीं होता, आप जस्ट एक लेबलिंग करने के लिए अगर आपका ओशन एज अ डिटेल क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे डेफिनेटली इस डायग्राम को बनाएंगे। The second important component of the marine ecosystem is the hot hydrothermal vents. They are found in the ocean floor. Water percolates through cracks on the ocean floor. Hot molten rock, it's heated and the magma is driven back upward that contain the minerals and they form a chimney like structure which is called as a HHV, यानी कि hot hydrothermal vents। ठीक है, देखो ओशन का जो फ्लोर होता है ना, वहाँ पे कुछ चिमनी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हमें पता है कि अर्थ की जो नीचे वाली लेयर है, अर्थ में हम कहते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 अलग अलग रीजन होती है, और नीचे वाली जो रीजन होती है वहाँ पे हमें बेसिकली एंड बिलो अर्थ क्रस्ट हमारा मैग्मा देखने को मिलता है। तो कभी कभी वाटर जो होता है ना वो ओशन फ्लोर में हमारे क्रैक्स होते हैं जिनको परकोलेट करते हुए नीचे की तरफ चला जाता है, एंड ड्यू टू विच क्या होता है कि इन टर्न जो हॉट मोल्टन लावा होता है या मैग्मा होता है वो बाहर की तरफ आता है, और वो क्या करता है कि जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है तो एक चिमनी लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम कहते हैं हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हॉट हाइड्रोथर्मल जो हमारे वेंट्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, या तो ब्लैक स्मोकर होता है या फिर वाइट स्मोकर होता है। ठीक है, ब्लैक स्मोकर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो चिमनी बनती है ना उसमें आयरन सल्फाइड का डिपॉजिट होता है, और वाइट स्मोकर इसलिए कहते हैं बिकॉज क्लोरीन, बेरियम, सिलिकन के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज कोरल रीफ। अब कोरल रीफ के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, इनको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ द सीज कहते हैं। बेसिकली मरीन इन्वर्टिब्रेट्स की वजह से बनते हैं जो कि क्लास एंथोजोआ को बिलोंग करते हैं, एंड यहाँ पे ये जो पॉलाइप होते हैं ना ये फाइलम निडेरिया को बिलोंग करते हैं, जो कि एक एक्सोस्केलेटन रिलीज करते हैं मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच गेट्स अटैच टू द रॉक, और रॉक से अटैच होने की वजह से क्या होता है ये रीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम कॉमनली कोरल रीफ कहते हैं। ओके, कभी कभी ये जो कोरल्स होते हैं ये एल्गी के साथ एसोसिएशन में आता है, और इन एल्गी को हम कहते हैं जूजेंथेली। कोरल का काम होता है कि भाई एल्गी को प्रोटेक्शन देता है और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस के कंपाउंड प्रोवाइड करवाता है, और जो एल्गी होती है वो इंटर्न क्या करती है कि इन कोरल्स को क्लीन अप करती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करवाती है। ओके,
अब इसके अलावा जो कैल्शियम का हमारा प्रेसिपिटेट बनता है, देखो अगर हमारा कोरल रीफ बन रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कैल्शियम का डिपॉजिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम के प्रेसिपिटेट को मेंटेन करने के लिए हाई सैलिनिटी, हाई टेम्परेचर और लो CO2 के कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, now the last component of the marine ecosystem is estuary. These are the transition areas. किसके बीच में transition areas होती है? between fresh water and salt water. वो region जहाँ पे fresh water और salt water, fresh water from the river and the salt water from the ocean or the seas mixes together, then region is known as that particular region is called as estuaries. Okay, इन particular regions को हम ecotones भी कहते हैं, जहाँ पे दो particular ecosystem की boundary आपस में clash करती है, mix होती है। Okay, so estuaries are nothing but they are the transition area between the fresh water and the salt water, तो उसको हम कहते हैं estuaries. So I hope कि मरीन इकोसिस्टम आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है कि वो एक्वेटिक इकोसिस्टम जहाँ पे जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम होता है एज कंपैरिजन टू द मरीन इकोसिस्टम। ओके, अब ये जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है इसको बेसिकली हम क्लासिफाई करते हैं टू डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। एक होता है लेंटिक या फिर लॉकस्ट्रीन और दूसरा होता है लोटिक या फिर रिवरीन। ओके, नाम से क्लियर हो रहा है। देखो, लेंटिक मतलब होता है जो कि स्टिल वाटर होता है, यानी कि रुका हुआ पानी होता है। ओके, और लॉटिक और रिवरीन मतलब होता है जो कि फ्लोइंग वाटर होता है, यानी कि कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, रनिंग वाटर जिसको हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द लेक एंड द पॉन्ड। ओके, एंड लॉटिक या फिर रिवरीन के अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कि रनिंग वाटर के अंदर आते हैं, वी हैव स्ट्रीम, रिवर, कैनाल एंड स्प्रिंग्स। ठीक है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो है लेक या फिर पॉन्ड इकोसिस्टम, जिसको अगर आपका एग्जाम में आता है तो दोनों के रिस्पेक्ट पे जो आंसर बनता है वो बिल्कुल सेम होता है, चाहे वो लेक इकोसिस्टम हो या फिर पॉन्ड का हो। ओके, इसके अलावा हम पढ़ेंगे वेटलैंड्स के बारे में कि वेटलैंड्स भी जो होता है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेक इकोसिस्टम के बेसिक चीज़ों से। तो अगर आपका लेक इकोसिस्टम आता है तो पहली चीज़ आप उसको किसके अंदर रखोगे? आप रखोगे उसको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर। फ्रेश वाटर के अंदर जो सब कैटेगरी हमने लेक या फिर पॉन्ड इकोसिस्टम को दी है वो है हमारी लेंटिक या फिर लॉकस्ट्रीन टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ओके, सो सबसे पहले जोन्स के अकॉर्डिंग हम लोग लेक इकोसिस्टम को 4 पार्ट्स पे क्लासिफाई करते हैं, दैट इज लिटोरल, लिम्नेटिक, पेलाजिक, प्रोफंडल एंड बेंथिक। अब देखो, लिटोरल क्या होता है? दिस रीजन इज क्लोजेस्ट टू द शोर एंड यहाँ पे मोस्टली आपको रूटेड प्लांट स्पीसीज देखने को मिलेंगी। ओके, लिम्नेटिक या पेलाजिक की अगर हम बात करेंगे तो ये थोड़ा ओपन वाला पार्ट होता है लेक का। यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो हमारे डोमिनेंट होते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे प्लैंक्टन्स लिखा है, सो इट कैन बी अ जू प्लैंक्टन और अ फाइटोप्लैंक्टन। ओके, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं इस टाइप के इकोसिस्टम के, और उनको उन पे फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स उनको हम कहते हैं जू प्लैंक्टन्स। ओके, अभी आगे मैं आपको जब कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगी लेक इकोसिस्टम के, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ेंगे। प्रोफंडल की अगर हम बात करेंगे, सो बेसिकली दे कंसिस्ट ऑफ ओनली हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। इनको कॉमनली हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं। ओके, इट कैन बी एनी कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कुछ भी हो सकता है। बेंथिक मैंने ऑलरेडी आपको ओशन की कैटेगरी में बता दिया थी कि अगर हम किसी भी चीज़ के बॉटम के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं जो कि होता है बेंथिक, बी फॉर बेंथिक, बी फॉर बॉटम। तो बॉटम मोस्ट पार्ट जो कि लेक का होता है उसको हम कहते हैं बेंथिक। अब यहाँ पे आप 2 वर्ड याद रख लो। पार, पार मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी कि ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के अंदर भी अगर मैं बोलूँ तो जो ग्रीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं या प्लांट होते हैं, जितना अमाउंट ऑफ लाइट यूज़ करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और ये जो पार होता है ये ऑलमोस्ट लेस देन 50% होता है। अब देखो, ये बोलता है कि जो पार होता है यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इट डिक्रीजेस विद डेप्थ। अगर आप थोड़ा सोच के देखो कि ये डेप्थ के साथ क्यों डिक्रीज करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज़ में 2 रीजन होते हैं। एक होता है यूफोटिक रीजन, एक होता है डिस्फोटिक रीजन और एक होता है एफोटिक रीजन। जब हम नीचे की तरफ जाते हैं ना तो लाइट गायब होती रहती है, लाइट ही नहीं होती है तो भाई जो ऑर्गेनिज्म लाइट की प्रेजेंस पे अपना फूड बनाते हैं तो वो किस तरह से अपना खाना बनाएंगे? वहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी इसका मतलब क्या है कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, लिटोरल वाला रीजन, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है रेस्पिरेटरी रेट से।
लेकिन जब हम बेंथिक यानी कि बॉटम की तरफ जाते हैं तो भाई वहाँ पे तो लाइट पेनिट्रेट ही नहीं कर रही है, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो रेस्पिरेटरी रेट से बिल्कुल कम हो जाती है। अब एक वर्ड आता है कंपेंसेशन पॉइंट। मैंने ये वर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप इस चीज़ को याद रखो कि कंपेंसेशन पॉइंट होता क्या है। वो पॉइंट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट इज इक्वल्स टू रेस्पिरेटरी रेट, या फिर रेस्पिरेटरी रेट इज इक्वल्स टू फोटोसिंथेसिस का रेट, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कंपेंसेशन पॉइंट। तो लिटोरल के टाइम पे फोटोसिंथेसिस रेट ज़्यादा होता है, बेंथिक वाला रीजन होता है वहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट हमारा ज़्यादा होता है। ओके, और वो पॉइंट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेटरी दोनों का रेट इक्वल होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं कंपेंसेशन पॉइंट। तो ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा नॉलेज था आपको बस ये 3 पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं कि जो पार होता है वो डेप्थ के साथ डिक्रीज करता है, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। लिटोरल वाले रीजन पे फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होता है और बेंथिक वाले रीजन पे रेस्पिरेशन का रेट काफ़ी हाई होता है। ओके, तो बेसिकली किसी भी इकोसिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट और एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग और बायोटिक मतलब होता है लिविंग। तो जो लेक इकोसिस्टम में हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन। इसके अलावा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ सनलाइट होता है वो होता है हमारा सन। ओके, जिसको हम नॉर्मल लाइट कहे, सनलाइट कहे, तो भाई वहाँ पे जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारा सन ही है। प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करेंगे तो बायोटिक में हमारे पास 3 अदर कंपोनेंट्स है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर के अंदर हमारे कुछ माइन्यूट ऑर्गेनिज्म लाइक वी हैव द फाइटोप्लैंक्टन्स एंड वी हैव द एल्गी। मैक्रो में वी हैव सम रूटेड एंड फ्लोटिंग प्लांट्स। ओके, कंज्यूमर्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 3 टाइप के कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में यू कैन कंसिडर जू प्लैंक्टन, इन सेकेंडरी यू कैन कंसिडर फ्रॉग, स्मॉल फिशेस, क्रैब एंड प्रॉन्स, इन टर्शियरी यू कैन कंसिडर द वाटर बर्ड्स एंड द लार्ज फिशेस। डिकम्पोजर जो कि डेड मैटर को डिकम्पोज करते हैं, वी हैव सम बैक्टीरिया एंड द फंजाई। नाउ अब यहाँ पे मैंने जस्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया है जो कि लेक इकोसिस्टम का है। बहुत सिंपल मैनर पे हमने पढ़ा था कि शोर लाइन वाला जो एरिया होता है, ये जो लैंड की तरफ वाला एरिया होता है इसको हम लिटोरल कहते हैं, जो ओपन वाला पोर्शन होता है उसको हम लिम्नेटिक कहते हैं। ओके, अब लेक या पॉन्ड के बारे में हमको पता है कि भाई वाटर कैसा है, स्टेगनेंट है, जो वाटर है वो बिल्कुल स्टिल है, रुका हुआ पानी होता है। तो हमने इस तरीके से इसका डायग्राम दिखाया हुआ है। ओके, वी हैव सम प्रोड्यूसर्स। कुछ प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करेंगे तो वी हैव सम रूटेड प्लांट, सम ऑफ द प्रोड्यूसर्स आर फ्लोटिंग। फिर एक हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्लैंक्टन का फॉर्म होते हैं जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। इन फाइटोप्लैंक्टन्स को जूप्लैंक्टन्स खाते हैं। स्मॉल फिशेस जो होती है वो जूप्लैंक्टन्स को खाती है, और फिर जो लार्ज फिशेस होती है क्रैब्स होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो कुछ बड़े बड़े हमारे एनिमल्स होते हैं जो कि पॉन्ड इकोसिस्टम पे रहते हैं, तो वो इन पर्टिकुलर टर्शरी ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, या फिर ये टर्शरी वाले अपने सेकेंडरी पे फीड करते हैं। ओके, तो इस तरीके से एक फूड चेन हमारी चलती रहती है पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो कितने ये कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है वो किस टाइप के इकोसिस्टम के अंदर हम उसे कंसिडर करते हैं। इसके अलावा इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का, इट इज़ द वेटलैंड्स। सो वेटलैंड्स भी हमारे एस्चुरीज की तरह ही एक ट्रांजिशन होते हैं बिटवीन द एक्वेटिक एंड द टेरेस्ट्रियल। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसको हम वेटलैंड कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो वाटर होता है ना, वो आपका सॉल्टी भी हो सकता है, वो आपका कम्प्लीटली फ्रेश भी हो सकता है, तो डिपेंड्स कि कितना सॉल्ट का कंसंट्रेशन वहाँ पे ऑलरेडी है। अब ये जो वेटलैंड्स होते हैं इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती है, लाइक वी हैव द मार्श वेटलैंड, स्वैम्प वेटलैंड, बॉक्स वेटलैंड या फिर फैन वेटलैंड्स होते हैं। कुछ स्पेसिफिक अगर हम देखें तो मार्श वेटलैंड में मोस्टली जो ग्रासेस होती है वो डोमिनेंट रहती है। स्वैम्प वेटलैंड्स पे आपकी ट्रीज डोमिनेंट रहती है। बॉक्स पे स्पैग्नम डोमिनेंट रहते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट वेटलैंड जो कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का पार्ट होता है। तो अगर आपका एग्जाम में अगर इकोसिस्टम आता है, उसके अंदर अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम को आपने एक्सप्लेन करना है, तो देयर यू विल एक्सप्लेन अबाउट मेरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मेरीन के अंदर आप क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करोगे, ओशन के बारे में, हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स होती हैं, इसके अलावा एस्चुरीज हमने पढ़ा, एंड वन मोर थिंग जो कोरल रीफ था उसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। सेकेंडली यू विल एक्सप्लेन अबाउट द फ्रेश वाटर, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, वेटलैंड्स एंड द अदर वन इज पॉन्ड और लेक इकोसिस्टम। ओके, तो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे ओशन या फिर पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया है। सो इकोसिस्टम की ये हमारी सेकेंड वीडियो थी,
एंड इससे पहले मैं एक वीडियो जो कि एक जनरल डिस्क्रिप्शन था इकोसिस्टम पे वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसको भी आप जाके इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन वाली जो एक प्लेलिस्ट है वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी डाउट इसके अलावा अगर आपको वीडियो में फेस हुआ है तो आप मुझे फ्रीली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।